मेरे किसी मित्र का फ़ोन आया, उसने कहा कि रिज़ल्ट आ गया है, तुम्हारा नहीं हुआ है। तुरंत ही फ़ोन की घंटी बजती है और नहीं रिज़ल्ट देखा है, तुम्हारा है, लेकिन नीचे है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ आज के समय में ऐसा है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय इस चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद भी सफल नहीं हो पाते। यूपीएससी ने इतिहास में सिर्फ एक ही बार अपना रिजल्ट बदला है। अगर आप आज अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे हैं और इस बात से व्यथित या व्यग्र नहीं हो रहे हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपका आज पूरी तरह से सार्थक होगा। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स पर आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, अभी हाल फिलहाल में भी ऐसी खबरें आती हैं कि सीबीआई ने रेड डाली, किसी स्टेट पीसीएस अधिकारी के यहीं पे रेड डाली और वहाँ करोड़ों रुपए मिले। तो बहुत सारे लोग इस परसेप्शन के थ्रू भी आते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि हमेशा आदमी को अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन अगर वो अनुभव किसी और के हों तो मज़ा ही आ जाए। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे ब्यूरोक्रेट से जो 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। एआईआर रैंक 26 उनकी आई और उनकी सिलेक्शन भी अपने आप में एक कहानी थी। उनका कॉन्फिडेंस आप देखिए कि उन्होंने यूपीएससी को कहा कि आप अपने आंसर की को दोबारा चेक करिए, अपने पेपर को दोबारा जांच करिए, मेरे नंबर आपने कम दिए हैं। और यूपीएससी के इतिहास में 1999 में ऐसा पहली बार हुआ कि पेपर की जांच दोबारा हुई और उनकी उससे पहले रैंक 200 प्लस थी और जब दोबारा जांच हुई तो उनकी रैंक आई 26। तो मेरे दोस्तों, एक ऐसे अनुभवी आदमी से जिसने 25 साल की उम्र एज ए आईएएस सर्विस करते हुए निकाली और अभी भी वो भारत सरकार में काम कर रहे हैं, तो आज वक्त है कि हम उनकी नज़र से जीवन को देखें कि जीवन के क्या मायने हैं। तो ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है आप सबके अनसुलझे सवालों के जवाब के लिए। आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है जिनसे आप जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, जिनसे आप इस बात को सीख सकते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य किसी पोस्ट को पा लेना नहीं है, जीवन का अंतिम सत्य पैसा कमा लेना नहीं है, बल्कि जीवन का असली सत्य ये है कि आप जो काम करें उसमें खुश कैसे रहें, अपनी हॉबी को कैसे अपने पैशन में कन्वर्ट करें और अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाएं जिससे लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को सीखने को मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करना चाहूँगा आशुतोष सर का। सर 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और 25 साल का इनका अनुभव है प्रशासनिक सेवा में। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपको और आपके माध्यम से जुड़े हुए सभी बच्चों को मेरा अभिवादन। और आशा करते हैं कि इस बातचीत के माध्यम से उनको भी जीवन जीने के कुछ टिप्स शायद मिल जाएं। बिल्कुल सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 25 साल का अनुभव हो गया और आईएएस के ऊपर बहुत काम होते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसे संभालते हैं, तो बहुत प्रेशर भी होता है, लेकिन आप इतने ठंडे कैसे हो रखे हैं सर? बिल्कुल शांत है, मतलब वो आईएएस वाला जो रहता है कि एटीट्यूड टाइप चीज वो नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल कूल माइंडेड है। वो बना के कैसे रखा हुआ है सर आपने? 25 या 26 साल जब आप किसी चीज़ को देख लेते हैं या जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी चुके होते हैं, तब आपको जीवन की वास्तविकताओं से थोड़ा बहुत परिचय हो जाता है। और जब इस वास्तविकता से परिचय हो जाता है तब आपको ये भी पता होता है कि जीवन सतह पे नहीं जिया जाता, सच बात है। या कोई भी कार्य भी सतह पे नहीं किया जाता, और सतह के अंदर की जो गहराई है या सच्चाई है उसको समझना बड़ा आवश्यक होता है। तो जब आपने खुद ही अपने प्रश्न में इसका उत्तर दे दिया कि 25 साल के बाद आपके व्यवहार में, आपके आचरण में निश्चित रूप से कुछ बदलाव आने होते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि व्यक्तियों का स्वभाव भी होता है, नैसर्गिक रूप से कुछ लोग थोड़े धीर गंभीर होते हैं, कुछ लोग चंचल चुलबुले होते हैं। तो जो जैसा है वो वैसा ही रहे, वही अच्छा है। और जिसे आप ठंडा या कूल की उपाधि दे रहे हैं, तो जहाँ पर गर्मी दिखानी होती है वहाँ गर्मी भी दिखाई जाती है, जहाँ शक्ति दिखानी होती है वहाँ शक्ति भी दिखाई जाती है। लेकिन चीज़ों को समग्रता में देखते हुए जब आप समझते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपको कहाँ कैसा व्यवहार और आचरण करना होता है। सर, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लगभग 1.25 करोड़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस समय,
और मेरे बहुत सारे सवाल उन्हीं से रिलेटेड होंगे, और आपसे बेहतर आदमी कौन होगा जो उस जीवन को जी के गया है, और उसके बाद जिस चीज का लोग सपना देखते हैं आपने उस सपने को 25 साल तक, 25-26 साल अब जिया है। तो मैं आपसे सबसे पहली चीज ये पूछना चाहूंगा इतने अनुभव के बाद, कि लाइफ में जो ये प्रेशर होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं एज ए स्टूडेंट बहुत सारे प्रेशर फील करते हैं। एक सबसे बड़ा प्रेशर होता है रिस्क ऑफ फेल्योर का, कि बच्चे को बहुत बार अपने ऊपर आत्मविश्वास पूरी तरह नहीं हो पाता, या बहुत बार उसको लगता है कि यार नहीं बन पाएगी बात। और जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो उसके बाद जो जिंदगी की रोज कसमकस चलती है, तो क्या कोई एक ऐसी चीज आप बताना चाहोगे सर जिसके थ्रू एक आदमी अपने आप को बैलेंस रख पाए, और वो अपने व्यवहार में भी बैलेंस रख पाए, अपने काम में भी बैलेंस रख पाए? बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया आपने। एक व्यक्ति जीवन के एक पड़ाव पर एक सपना देखता है। सपना कुछ भी बनने का हो सकता है या कहीं पहुंचने का हो सकता है, और उसके लिए यत्न करता है। सपना पूरा हो जाता है। सपना पूरा होता है तो उसे संतुष्टि भी मिलती है। कुछ पा लेने का एक एक जो जज्बा होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन क्या वही जीवन है? जीवन, मेरा मानना तो यह है कि जीवन एक पक्षीय नहीं है, और जीवन को कई स्तरों पर और कई रूपों में जिया जाता है। एक जीवन है जो एक करियर हो गया आपका, कि आपने सपना देखा, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप बन गए। लेकिन उसके साथ साथ आपका घर परिवार जो है वो, उसमें शांति नहीं है, उसमें सुख नहीं है। आपके जो व्यक्ति की संभावनाएं थी, व्यक्तिगत संभावनाएं थी, आप कुछ और भी कर सकते थे, कुछ और बन सकते थे, आपके कुछ और रुचियां हैं, आपने उनको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। आप देश और समाज के प्रति आपका जो दायित्व था उसको आपने अनदेखा किया। तो क्या आप सफल हैं? शायद नहीं। क्या आप संतुष्ट होंगे? शायद नहीं। तो मुझे तो यही, मेरा तो यही मानना है कि जीवन को उसकी समग्रता में समझना और जीना चाहिए। फिर बात हुई कि सफलता और असफलता, सपना और सत्य, तो जीवन है तो संघर्ष तो रहेगा। बिल्कुल। और जीवन में मैंने पहले भी कहा है कि थोड़े तनाव का होना आवश्यक होता है। अच्छा। थोड़ा तनाव। अब थोड़े तनाव का यहाँ पर अगर मैं उदाहरण दूं, तो जब आप धनुष पे तीर चढ़ाते हैं तो तीर को थोड़ा पीछे खींचते हैं। बिल्कुल। और उस तनाव से ही तीर दूर जाता है। सच बात है। गुलेल है, गुलेल को भी आप पीछे खींचते हैं तब पत्थर दूर जाता है। लेकिन अब उस तीर को आप जरूरत से ज्यादा खींच देंगे, उस गुलेल को आप जरूरत से ज्यादा खींच देंगे तो टूट जाएगा। तो आपको कितना तनाव जीवन में चाहिए दूर जाने के लिए, इसका निर्धारण करना ही आपका विवेक है। सच बात है। और अगर आपने उसको सीख लिया तो आप दूर भी जाएंगे और बहुत ज्यादा तनाव में भी नहीं रहेंगे। और फिर संघर्ष का नाम ही जीवन है। आपके जीवन में दिन प्रतिदिन के संघर्ष होंगे। कुछ संघर्ष ऐसे होंगे जो दिखाई देते हैं, कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। वो आपके भीतरी, आपकी जो भीतरी व्यक्तित्व है, आपका जो अंदरूनी व्यक्तित्व है, एक दूसरी दुनिया है, वहाँ के संघर्ष भी होंगे। बिल्कुल सच बात है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो सिर्फ भौतिक जगत में तो रहता नहीं। एक आपका भौतिक जगत है जो दिख रहा है, और एक आपका जगत है जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपका भाव जगत है, जो आपका अध्यात्म। तो उन सारे पहलुओं पे जब आप सामंजस्य से बैठा लेते हैं तब जीवन दिखता है कि शांत है, तब सुखकर है, तब आनंदमय है। तो अंतिम लक्ष्य तो शायद यही है कि आप जीवन में सुख और शांति का अनुभव करें, और देश और समाज को और मानवता को कुछ दे के जाएं, तो आपके जीवन की सार्थकता है। सच बात है सर। आपके साथ बात करके एक बहुत अच्छी चीज पता है क्या लगी? आप टीचर हैं नहीं, लेकिन आपका व्यवहार टीचर वाला, वही एग्जाम्पल देके चीजें समझाना जो टीचर समझाता है क्लास में, छोटे छोटे एग्जाम्पल देके, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। अब सर मेरा सवाल अगला आपसे इसी बात पर यह है कि जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तब आपके जीवन का असली सत्य जो आज आप समझ रहे हैं, उस समय केवल सिलेक्शन लेना था, या उस समय भी आप इस तरीके से सोच पा रहे थे? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ आज के समय में ऐसा है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय इस चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद भी सफल नहीं हो पाते। शायद इस उम्मीद में कि अगले अटेम्प्ट में सफल हो जाएं, वो लगे रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हम इस सर्विस के लिए बने या नहीं बने।
बहुत बच्चे ऐसे किस्मत वाले होते हैं कि 2-3 साल की तैयारी के बाद वो सिलेक्शन ले लेते हैं। जो नहीं ले पाते उनको यही लगता है कि इस जिंदगी का आखिरी सच यही है और इस जिंदगी की कामयाबी का मतलब यही है कि मैं यूपीएससी में किसी तरह सिलेक्शन ले लूं। तो मेरे दोनों सवाल आपसे हैं, पहला कि जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे तब आपका क्या सोचना यही है जो आज सोचना था, और दूसरा ये कि उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करें सर। आईएएस बनने का सपना मेरा बहुत मुझे लगता है कि बचपन में ही ये सपना उगा था। अच्छा। क्योंकि जब मैं 8 9 10 वर्ष का था तब किसी ने पूछा था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तब मैंने कहा था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और सच तो यही है कि उस समय मुझे पता नहीं था कि एक आईएएस ऑफिसर क्या क्या? होता है या क्या करता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आकर्षण था जो शायद किसी को देखकर या किसी के बारे में सुनकर जगा था। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा भी था कि चूंकि स्कूल में मुझे एक अच्छा विद्यार्थी समझा जाता था, और ये भी था कि पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेना, वाद विवाद प्रतियोगिताएं या निबंध लेखन या क्विज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने से एक ऐसी छवि भी बन गई थी शिक्षकों के मस्तिष्क में कि शायद ये बच्चा इस दिशा में आगे जा सकता है। तो उनकी तरफ से भी प्रेरणा मिली, घर से भी प्रोत्साहन मिला, पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मैं यही करूं। तो धीरे धीरे ये सपना एक एक लक्ष्य, एक जुनून बनता गया और उसकी तैयारी भी हुई। तैयारी करते समय तो यही लगता था कि यही अंतिम लक्ष्य। हाँ। क्योंकि उस समय जब जीवन की जिस अवस्था में आप होते हैं, आपकी समझ भी उतनी परिपक्व नहीं होती, आपको जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं होती। तो उस समय तो स्पष्ट रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि उस समय तो यही लगता था कि यही अंतिम लक्ष्य। फिर जैसा कि अ, बच्चन जी की कुछ पंक्तियां हैं कि प्यार नहीं है पाने में, पा जाने के अरमानों में, अब मिल जाती तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। वाह। तो एक बार आपको मधुशाला मिल गई हम्म। तो आपको लगता है कि बस यही था। लेकिन सच ये है कि इस सेवा में आने के बाद इस सेवा ने भी बहुत कुछ दिया, ऐसे अनुभव दिए, ऐसी संतुष्टि दी, और जिसने व्यक्तित्व निर्माण में भी बहुत सहायता की। क्योंकि आपको जीवन अ, के उस रूप से परिचय कराती है ये सेवा, विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा, जब आप सीधे आम आदमी से जुड़े हुए होते हैं और उसके सुख दुख का निर्धारण भी किसी रूप में आप कर रहे होते हैं। आपके पास कोई व्यक्ति एक छोटी सी समस्या लेके आता है और जब उसका निदान मिल जाता है उसे, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो आपकी आत्मा में जो सुख की झनकार देती है वो अतुलनीय होती है, सच वो बात। शब्दों से परे होती है। तो उस समय आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि हाँ, उस समय तो यही लक्ष्य था। लेकिन आज लगता है कि जीवन के और लक्ष्य भी हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के बड़े होने के क्रम में बहुत स्वाभाविक अवस्था है। जो लोग किसी भी एक चीज को, एक परीक्षा को या एक सेवा को या एक व्यवसाय को अंतिम मान के चलते हैं, वो जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं। जीवन उनसे बड़ा है। और यही बात मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो अभी इसको लक्ष्य मानकर चल रहे हैं, वो चलें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। उनमें से जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और जिन पर ईश्वर की कृपा है, वो शायद वो पा लें जो वो पाना चाहते हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से, मान लीजिए, उनको वो नहीं मिलता जो उस समय वो पाना चाह रहे हैं, वो निराश ना हो। क्योंकि जो इस पार की उदासी है वही उस पार का उजाला है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि इस क्षण के बीत जाने के बाद जब आप देखेंगे कि आपकी ही ये असफलता जो है किसी दूसरी सफलता की भूमिका लिख रही थी, आपको किसी दूसरे ऐसे क्षेत्र में ले जाने के लिए खींच रही थी जो शायद आपके लिए बना था और आपके लिए ज्यादा हित करता। तो जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। किसी एक परीक्षा को, किसी एक व्यवसाय को, किसी एक व्यक्ति को अपना अंतिम लक्ष्य मानकर न चलें। जीवन को समग्रता में जिएं, समझें, और जीवन में हमेशा सुखी और शांत रहें, आनंद में रहें। यही जीवन का लक्ष्य है। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। मुझे पहली बार ऐसा जवाब मिला जो बिल्कुल रस में था और मजा आ रहा था सुन के। सर, मैं इसी सवाल को थोड़ा और कोरेदना चाह रहा हूँ। ये तो आपने अपने शब्दों में भी कहा कि जब आप खुद तैयारी कर रहे थे तो आपकी सोच कुछ और थी और आज वो चीज बदली है।
लेकिन आज के समय में बच्चों के साथ जिस तरीके का कंपटीशन उनको फील कराया जा रहा है, कुछ हो भी रहा है और कुछ कंपटीशन है भी। आजकल जो बच्चे 11th-12th क्लास में होते हैं उनको भी बहुत सारा मेंटल प्रेशर होता है, शायद जितना इतना प्रेशर आप लोगों की पीढ़ी में नहीं था उस समय, इतना कंपटीशन का प्रेशर नहीं था। और इसी चक्कर में हो क्या रहा है कि आप कोटा की आए दिन खबरें सुनते होंगे सर। तो ऐसे बच्चों को जो क्विट करने की पोजीशन है कि हम ये चीज हमारे लिए नहीं हो पा रही तो हम क्विट कर पाए आसानी से, उसके लिए कुछ सर एग्जाम्पल के साथ कुछ अगर टिप्स आप दे पाए तो दें। और खासकर मैं बात कर रहा हूँ जो 12th क्लास के आसपास के बच्चे हैं, जो बेसिकली ड्रॉप आउट भी करते हैं और उसके बाद भी बेचारे वो कामयाबी नहीं पा पाते, और फिर बहुत सारे बच्चे उस फ्रस्ट्रेशन में गलत कदम भी उठा जाते हैं। तो वहां अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाए तो सर बताएं। आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, कंपटीशन या स्ट्रगल या प्रेशर तो हर युग में रहता है। उसका स्वरूप बदल सकता है, उसका स्केल बदल सकता है। शायद स्केल ज़्यादा बड़ा हो गया है आज, शायद विकल्प बहुत ज़्यादा है, और उन विकल्पों ने भी जीवन को और दुरूह और मुश्किल किया है। क्योंकि जब विकल्प कम होते हैं तो जीवन आसान होता है। आज विकल्प बहुत हैं, बहुत है। और बच्चे के मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। एक 11वीं 12वीं का बच्चा जो 16-17 वर्ष का है, अभी वो इतना परिपक्व नहीं हुआ कि वो अपने लक्ष्य का सही निर्धारण कर ले, या ये उसे पता भी हो कि उसे चाहिए क्या। चाहिए उसके कुछ उसका कुछ हल्का सा एहसास उसे हो सकता है कि उसकी रुचियां तो उसे पता चल जाएंगी। कि एक बच्चा है जो भाषा जैसे भाषा बहुत पसंद है, साहित्य बहुत पसंद है, जो कविता को तो बहुत अच्छे से समझ लेता है, गणित में उसकी रुचि नहीं है। अब ऐसे में अगर उसके माता पिता उसे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग की तरफ धकेलेंगे तो ये उस बच्चे के साथ अन्याय है। क्योंकि बच्चे की प्रतिभा को और बच्चे की रुचि को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने ये बोला होता सचिन को कि नहीं, तुम्हें गायक बनना है, तुम्हें क्रिकेटर नहीं बनना, या तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो हमें एक खराब इंजीनियर या एक खराब गायक मिला होता। लेकिन सचिन की प्रतिभा जहाँ थी, उस प्रतिभा को निखारने का काम उनके शिक्षकों ने, उनके परिवार ने किया, और इसलिए वो सचिन तेंदुलकर बन पाए। बने। अब कोटा में हजारों लाखों बच्चे जाते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे वाकई इंजीनियर बनना चाहते होंगे, और इंजीनियर बनने की सामर्थ्य भी होगी उनमें, उनमें क्षमता भी होगी, उनमें रुचि भी होगी, और हो सकता है उनमें से अधिकांश लोग बन जाएं। उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनमें शायद रुचि तो हो, क्षमता ना हो, या क्षमता तो हो, रुचि ना हो। तो ऐसे में वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाने में असमर्थ होंगे। लेकिन पीयर प्रेशर या फैमिली के प्रेशर के कारण वो उसमें लगे रहेंगे, और उसमें असफलता उनके हाथ लगेगी। असफलता अगर हाथ लगी तो उसके बाद मनोविज्ञान पर दूसरे दूसरे प्रभाव भी पड़ते हैं। उसकी मनोदशा पर दूसरे प्रभाव भी पड़ेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल हुआ, मैं नहीं कर पाया, मैंने माता पिता को निराश किया, मैंने परिवार को निराश किया। और उस वेदना के कारण जो है वो ऐसा कोई गलत कदम उठा सकता है। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि उस बच्चे की का दोष नहीं है, उस बच्चे के आसपास का जो इकोसिस्टम है, परिवेश है, परिवार है, उसका दोष है। और इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है कि वो उसकी रुचि को समझें, उसकी सामर्थ्य को पहचानें, और उसे वो करने दें जो जिसे करने में उसे मज़ा आएगा, या जिसे करना उसके हित में है। तो और उन बच्चों को मेरा ये आग्रह है, उन सभी बच्चों को जो कभी भी निराश होते हैं, हताश होते हैं, या अवसादग्रस्त होते हैं, या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्योंकि ये डिप्रेशन जैसा शब्द हमने अपने समय में बहुत कम सुना था। आज डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ की बात ज़्यादा की जाती है, और अच्छी बात है, करनी चाहिए। हमारे समय में इन शब्दों का प्रयोग कम होता था। वो इसलिए होता था कि परिवार बड़े होते थे, बहुत सारे दोस्त होते थे, आप अपने में ही सिमटे नहीं होते थे, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, आप अपना सुख दुख बांटते थे,
और इस वजह से शायद आपका अवसाद उस स्तर पर पहुंच ही नहीं पाता था जहां वो डिप्रेशन डिप्रेशन का रूप लेता। सच बात है। तो जीवन बहुत बहुमूल्य भेंट है ईश्वर की, और अगर आप उसको स्वयं उसका अंत कर देते हैं या अंत करने का सोचते भी है, तो ये जीवन के प्रति और ईश्वर के प्रति सबसे बड़ा अन्याय है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि जीवन को जितना सुंदर है उसे और सुंदर बनाने के लिए आपका जन्म हुआ है, और आप उसी तरह से खिलखिलाते मुस्कुराते उस जीवन को और सुंदर बनाएं। और किसी भी परीक्षा को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पाए हुए मार्क्स से व्यथित या व्यग्र ना हो। उससे बाहर और उससे ऊपर है जीवन, जो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए स्वागत करने के लिए तैयार है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा ये। सर मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल आप पे बिल्कुल सटीक है। आपने 8-8 किताबें लिखी, आप भजन लिखते हैं, बहुत सारे और एक्टिविटी करते हैं, और एक स्टूडेंट की लाइफ में जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है आज के समय में वो ये है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। और पढ़ाई, जैसा आपने कहा कि देखिए 3 चीजें सर, एक चाहत, एक क्षमता और एक पैशन। कई बार क्या होता है कि एक परिवार के लिए गरीबी से उठने का मतलब है, एक गरीब परिवार के लिए, कि भाई सरकारी नौकरी लेके कम से कम एक रास्ता बनाया जाए गरीबी से उठने का। उनके पास उद्यम का कोई विकल्प नहीं है, दूसरे कोई विकल्प नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि उतना क्षमता होती नहीं है या उतना पैशन होता नहीं है, लेकिन जो चाहत है वो इतनी बड़ी होती है कि आदमी उसके चक्कर में मेहनत करने लगता है, और बहुत लोगों को इस तरीके से कामयाबी मिली भी है। लेकिन जब वो तैयारी कर रहे होते हैं इस चीज की, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, और केवल वही नहीं, हम जैसे लोगों को भी, कि उस चीज में कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता। बीच में कोई ना कोई ब्रेक लगता है, और जैसे ही ब्रेक लगता है तो आप फिर पीछे चले जाते हैं। लेकिन आप इस मुकाम पर पहुंचकर इतनी सारी जिम्मेदारियां साथ साथ उठाते हुए अपने पैशन को, अपनी हॉबी को लगातार फॉलो कर रहे हैं, और किताबें लिखना, भजन लिखना, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो किसी आदमी को कंसिस्टेंट रख सकती है सर? और ये मैं पूछना चाह रहा हूँ ज्यादातर स्टूडेंट के संदर्भ में सर। बड़ी अच्छी बात की आपने। अब देखिए, मैं अपनी बात करूंगा तो ये कहूंगा कि कुछ चीज़ें मैं करता हूँ, और कुछ चीज़ें कोई और करता है। जब ये भेद समझ में आ जाता है तो आपके अंदर एक अलग तरह की विनम्रता का भी जन्म होता है। क्योंकि वो शायद ये सुनने वाला बच्चा शायद इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं है, और अभी उसकी चेतना की वो अवस्था भी नहीं होगी कि इस बात को समझे कि जो कर रहा है और जो देख रहा है वो अलग अलग है। लेकिन जहाँ तक सृजन का कार्य है, या कुछ लिखने का या कुछ रचने का, वो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होता। जहाँ तक एक सामान्य कार्य है, कुछ पढ़ना, कुछ मेहनत करना, और उद्यम से कुछ हासिल कर लेना, वो शायद संभव हो, क्योंकि आप परिश्रम से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जो लोग किसी भी लक्ष्य के संधान में जुटे हैं, जो बच्चे, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी स्किल का अपग्रेडेशन हो, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि अगर उन्होंने ये पहचान लिया है कि वो इसके लिए बने हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें वाकई ये हासिल करना है, तो वो कम से कम कंसिस्टेंटली अपना सर्वश्रेष्ठ दें जरूर, और इस विश्वास के साथ दें कि वो उन्हें मिलेगा। क्योंकि जब ये दो चीजें होंगी तो ये बहुत संभव है कि वो वाकई उनको मिल जाए। बहुत ही, अगर ईश्वर ने कुछ और तय करके रखा है, तब शायद आपका भी जोर नहीं चलेगा कि तमाम प्रयासों के बावजूद, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद भी मान लीजिए आपको नहीं मिला, तब आप ये मान के चलिए कि कुछ और उससे बेहतर आपके लिए बना है, और वो आपको जरूर मिलेगा। तो जैसा कि आप अपने अपने प्रश्न में कहा कि हम एक कदम आगे लेते हैं, फिर 2 कदम पीछे ले लेते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो अगर आपको ये है कि हाँ, मुझे चलना है, मुझे मुझे ये लेना है, तो राह पकड़ तू एक, चला चल, पा जाएगा मधुशाला। फिर से मधुशाला का जिक्र हुआ। तो आप कम से कम कंसिस्टेंटली आगे तो बढ़ें। मेरा कहना इसमें ये है कि जैसे आपने कहा कि आप अपनी उस चीज पर विश्वास रखिए।
लेकिन जब एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा कमी किस विश्वास की ही रहती है। अगर वो विश्वास लगातार बन जाता है तो शायद बच्चा उस मंजिल को पा भी लेता है। और दिक्कत इसी चीज की है कि बच्चे को सेल्फ डाउट होता है, और उस सेल्फ डाउट के, जैसे आपने कहा कि आपके वक्त पे इतने ज्यादा विकल्प नहीं होते थे, है ना। उस विकल्प को मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी नहीं होते थे। आज के समय में आपको सोशल मीडिया से लेके हर तरीके के डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं जो आपको बांट रहे हैं, आपके सपने को बिखेर रहे हैं, आपके विश्वास को भी तोड़ रहे हैं। तो वो विश्वास बनाए रखना सर बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर वो विश्वास बन जाए तो शायद कंसिस्टेंसी अपने आप में आ ही जाए। तो आप उस पर अगर कुछ बता पाए सर कि वो कैसे बने। देखिए, 20-21 वर्ष के बालक के अंदर या 17-18 वर्ष के बालक के हृदय में सेल्फ डाउट आए, ये कौन सी असामान्य बात है। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन के हृदय में भी तो सेल्फ डाउट था, उसके मन में भी तो सेल्फ डाउट, सब कुछ जानने बूझने के बाद भी। बिल्कुल। तो सेल्फ डाउट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहली बात तो ये। अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, पता नहीं मेरा होगा या नहीं, तो ये बहुत ही सामान्य भावना है। पहली बात तो इसे सामान्य माने, इसे असामान्य न माने। जैसे ही आप इसे सामान्य मानेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर का कृष्ण जो है आपका सारथी बनकर आपको आगे ले जाने के लिए समर्थ है। ये कृष्ण आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर ही मिलेगा। या हो सकता है आपके पिता हो, आपका मित्र हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, वो भी हो सकते हैं, आपके शिक्षक भी हो सकते हैं। बट कोई ना कोई है, या तो आपका अंतःकरण या आपके आसपास कोई ना कोई है जो आपका कृष्ण बनकर उस सेल्फ डाउट को दूर करेगा। वो इसलिए क्योंकि आप कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और आपको युद्ध जीतना है। अगर ये विश्वास है तो ये जरूर होगा। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शंस की जहां तक बात है, ये सही है कि हमारे समय में विकल्प भी कम थे और इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस भी कम थे। सोशल मीडिया का उदय उस समय नहीं हुआ था, लेकिन हर चीज जैसे टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया, उसी तरह सोशल मीडिया है, वो भी डबल एजेड सोर्ड है। उसके कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी। आप जैसे आप भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतने सारे बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी की देन है और टेक्नोलॉजी के ही कारण संभव हो सका है। तो अब ये निर्भर करता है कि आप उस चीज का उपयोग कैसा कर रहे हैं। पहले किसी चीज को ढूंढने के लिए आपको बहुत यत्न करना पड़ता था। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये किस किताब में मिलेगा, फिर वो किताब कहाँ मिलेगी, फिर उस किताब के कौन से पृष्ठ पर मिलेगा, फिर उसका आशय या उसके अर्थ क्या है, ये समझना होता था। आज आपके एक क्लिक पर वो चीज़ उपलब्ध है। आपके जाने कितने लेक्चर्स जो हैं अच्छे, जो सरल भाषा में समझाई उस कॉन्सेप्ट को समझा दें, वो यूट्यूब पर मौजूद है। तो आपको ये भी समझना होगा कि उन डिस्ट्रैक्शंस का एक पॉजिटिव साइड भी है, जिसको आप अपने विवेक के माध्यम से उसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ एक तरफ ऐसी शक्तियाँ होंगी जो आपको पीछे खींचेंगी, वहीं उस शक्ति का एक दूसरा पहलू होगा जो आपको आगे ले जाने में भी समर्थ है। इस बात को आप समझेंगे तो आप आगे चले जाएंगे। अंततोगत्वा है आपके अंदर का ही विवेक जो आपको आगे या पीछे ले जाने में समर्थ। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि एक बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है तो कई बार उसको अपने अंदर विश्वास जगाने के लिए हम ये सलाह दे देते हैं कि थोड़ा अध्यात्म की तरफ चले जाइए, थोड़ा पूजा पाठ की तरफ चले जाइए। तो आपको इतना अनुभव है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या अध्यात्म की तरफ जाना उस बच्चे के लिए हेल्दी है कि नहीं है। और दूसरा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जा चुके होते हैं, उस चीज में इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, वो अपने जीवन का या अपने दिन का बहुत सारा समय भगवान को याद करने में लगाते हैं। उनको लगता है कि भगवान ही सब कुछ करा देंगे, या कुछ एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा रहता है। तो आप इस चीज में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बच्चे की पढ़ाई और अध्यात्म में बैलेंस बनाया जा सकता है, और क्या जरूरी चीज कितनी है उसकी। पहली बात तो ये समझना होगा कि अध्यात्म है क्या। क्या अध्यात्म पूरे दिन किसी पूजा पद्धति और विधान में अपना समय बिता देना अध्यात्म है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मेरे लिए अध्यात्म का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं अपना काम बिना किसी भय या अपेक्षा के कर पाने में समर्थ हूं, अगर मैं अपना काम बिना चिंता के कर पाने में समर्थ हूं,
अगर मैं इस पल में जी पाने में समर्थ हूँ, बिना गुजरे हुए कल की चिंता किए हुए और बिना आने वाले कल की चिंता किए हुए, तो मेरे लिए आध्यात्म है। दूसरी बात, अगर मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ अनुभव कर सकता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति की वेदना महसूस कर सकता हूँ, उस वेदना को अपना मानकर जो भी भाव है उसका अनुभव कर सकता हूँ, तो वो आध्यात्म है। तो आध्यात्म के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब आध्यात्म के जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल मीनिंग्स होंगे, जो अष्टवक्र गीता में या गीता में मिलेंगे या दूसरे स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे, वो तो यही है कि आप अपने आप को दृष्टा भाव से देख रहे हैं। आप हैं क्या? आप क्या, जो आपका नाम है राकेश, क्या वो हैं? क्या जो आपका शरीर है वो हैं, या कोई और है? आप एक शुद्ध चेतन प्राण हैं जिसकी अपनी यात्रा है, और वो यात्रा अनंत काल से चल रही है और आगे तक जाएगी। ये एक पड़ाव है, तो जो सह रहा है या दुखी हो रहा है, जो चिंता कर रहा है, वो कोई दूसरा है। खैर, ये बच्चे शायद इतनी गंभीरता से न समझ पाए, तो मैं उनको उनकी भाषा में समझाना चाहूँगा कि आपके सामने अभी एक लक्ष्य है कि आपको एक परीक्षा देनी है, और परीक्षा देकर आपको कुछ बनना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक डीएम हो सकता है, वो एसपी हो सकता है, या दूसरे कोई पद हो सकता है, और वो आपके लिए बड़ा महत्व रखता है। अब आप ये चिंता कर रहे हैं कि एक अमुक तारीख को मेरी परीक्षा होनी है, उसमें अगर ये मेरा पेपर ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा? वो परीक्षा की घड़ी जो है वो मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आगे की, और उस चिंता में आज घुले जा रहे हैं, और आज आपका ध्यान पढ़ाई में उस तरह से नहीं लग रहा है जिस तरह से लगता अगर आप उसकी चिंता न कर रहे होते। तो जो निष्काम कर्म की बात कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कही थी, वो सिर्फ वही बात मैं भी दोहराना चाहूंगा कि आप ये मानिए कि आपका होगा, लेकिन होगा तभी जब आप इस क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ बिना कल की चिंता किए हुए देंगे। तो अगर आप आज अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे हैं, और इस बात से व्यथित या व्यग्र नहीं हो रहे हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपका आज पूरी तरह से सार्थक होगा। तो यही है निष्काम कर्म, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें। नहीं होगा तो उसकी चिंता हम कल करेंगे, क्योंकि कल तो कल ही आएगा, कल इस पल में नहीं है। नहीं, ना गुजरा हुआ कल है, ना आने वाला कल है जो इस पल में है। इस पल में केवल ये पल है, और इस पल को अगर आप ठीक से जी लेते हैं, पूरी तरह से जी लेते हैं, और इस पल में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। बिल्कुल सर, बेहतरीन चीज लगी। और ये बात सच है कि आप कई बार अपने उस दिन का बहुत सारा समय इसलिए भी खराब कर दे रहे हैं क्योंकि आप बहुत आगे की सोच रहे हैं, या उन चीजों की सोच रहे हैं जो अभी होने वाली ही नहीं है। तो बेटर है कि अपने टाइम को बहुत प्रॉपरली यूज किया जाए। सर, मेरा अगला सवाल इसी चीज से है कि जो टाइम मैनेजमेंट वर्ड है, ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, उसकी समझ के लिए, क्योंकि अगर वो टाइम को प्रॉपर मैनेज करके चलेगा उसको, तो शायद अपनी सफलता को और आसानी से पालेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पे अगर आप कुछ बता पाए। बिल्कुल सही कहा कि देखिए, दिन में 24 घंटे ही है। आपके तमाम चिंता कर लेने से वो 24 घंटे 48 नहीं हो जाएंगे, 24 ही रहेंगे। बिल्कुल सच है। अब उस 24 घंटे में आपको बहुत कुछ करना है। आपको उसमें सोना भी है, खाना भी है, तैयारी भी करनी है। अब सबके लिए समय निर्धारित करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जीत निर्धारित करता है आपका मन, और आपकी हार भी निर्धारित करता है आपका मन। तो सबसे आवश्यक है आपने मन को स्वस्थ रखना। उसके लिए जितनी आवश्यक है उतनी नींद लीजिए। फिर मन स्वस्थ है लेकिन तन स्वस्थ नहीं है, तो तन तो व्हीकल है ना, आपके किसी भी सपने को पूरा कर लेने का व्हीकल है। जब तक आप सशरीर वहां पर परीक्षा देने नहीं जाएंगे और 3 घंटे स्वस्थ रूप से उस परीक्षा में बैठने की सामर्थ्य नहीं रखते, तब तक तो मन स्वस्थ होते हुए भी नहीं हो सकता कुछ। तो इसलिए तन को भी स्वस्थ रखें, शरीर का भी ध्यान रखें, मन का भी ध्यान रखें, और इसके बाद आप अपनी पढ़ाई को इस तरह से सुनियोजित करें कि आप
प्रायोरिटाइज करने की स्थिति में हूँ। एक भीड़ है, शब्दों की भीड़ है, ज्ञान की भीड़ है, और आज उपलब्धता प्रचुरता में है। यही तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि अगर किताबें हैं तो बहुत सारी, ज्ञान है तो बहुत सारा, सूचना है तो बहुत सारी, उसमें से कौन सी सूचना, कितनी सूचना, कौन सा ज्ञान, कितना ज्ञान, ये बहुत आवश्यक है समझना। आप इस भीड़ में न उलझ जाएं। आपको या तो कोई बताने वाला हो कि आप इतने समय है आपके पास, 6-8 घंटे हैं जो आप पढ़ाई कर पाएंगे, या बहुत होगा, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा तो 10 घंटे पढ़ लेंगे, पर उससे ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप समय को सुनियोजित ढंग से अपनी पढ़ाई में लगाते हैं तो आप निर्धारित कर लेंगे कि हमें इतनी देर इसमें करना है। फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। कुछ लोगों का नेचुरल नैक होता है कि वो, अब ऐसे लिखना है तो उन्हें मालूम है, उन्होंने अपना अध्ययन इस तरह से किया है, उनके मौलिक विचार हैं कि वो कोई भी विषय आएगा ऐसे लिख लेंगे। लेकिन उन्हें शायद ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा समय देने की आवश्यकता हो। कुछ लोगों का ऑप्शनल उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, उन्हें शायद जनरल स्टडीज़ में अपना समय और देने की आवश्यकता हो। जनरल स्टडीज़ के एक भाग उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, पता चला कि उनका हिस्ट्री और कल्चर उनका नेचुरल नैक है, लेकिन उनको इकोनॉमिक्स में ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज करें, वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। आप ये देखें कि कौन सा स्टडी मटेरियल रेलिवेंट है, उस स्टडी मटेरियल का कौन सा पार्ट रेलिवेंट है। मतलब भीड़ में अपने आप को खो न दें, अपने आप को ठीक से पहचानें और क्या पढ़ना है इसको ठीक से पहचानें। तब आप बैलेंस्ड तरीके से जितना समय नींद को देना है उतना देंगे, जितना समय शरीर या व्यायाम को देना है वो देंगे, और जितना समय पढ़ाई को देना है वो। ब्रिलियंट सर। अच्छा सर, आपने जैसे मन की बात की और आप इतनी बातें जो आपकी बहुत गहराई से जा रही हैं, तो धीरे धीरे मेरे सवाल नए बनते जा रहे हैं। इसके अलावा आपने जैसे मन की बात की, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जैसे मैं सुबह रनिंग लगाता हूँ, तो किसी दिन अगर मन कहीं और ध्यान है, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं जो 1 किलोमीटर दौड़ता था वह कब मैं 2 किलोमीटर चला गया। और अगर मैं उस 1 किलोमीटर पे ध्यान रखता हूँ तो मैं आधे ही किलोमीटर पे थकना शुरू कर देता हूँ। यानी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस मन पे। और आपने चूंकि वो मुद्दा छेड़ दिया, तो सर मैं पूछना ही चाहता हूँ, इसको काबू करने का कोई तरीका है मन को? क्योंकि अगर ये हल्का सा भी कंट्रोल होता है तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी और जीवन में भी। तो इस पे कुछ बता पाए सर कि मन को कैसे काबू करें? मन को कैसे काबू किया जाए, और ये स्टूडेंट के ये पर्सपेक्टिव एक शाश्वत प्रश्न है। मुझे लगता है हर जिज्ञासु ने किसी न किसी मोड़ पर यह प्रश्न या तो अपने आप से पूछा है या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा है जिसके पास इसका जवाब था। मन है क्या? मन तो अश्व है, घोड़ा है, दौड़ रहा है। लेकिन अब एक घोड़ा दौड़ रहा है जो बिना किसी लक्ष्य गंतव्य के दौड़ रहा है, वैसा घोड़ा आप चाहते हैं हो, या एक ऐसा घोड़ा है जो एक रथ, सुसज्जित रथ में आपको कहीं ले जा रहा है? तो अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उसी अश्व के माध्यम से, उसी रथ के माध्यम से पहुंचेंगे। अब उसको चलाने वाला कोई चाहिए। अब उसे चलाने वाला क्या है? मन को चलाने वाला विवेक है। बिल्कुल। अब आप दौड़ रहे हैं और आपको, आपके मन में ये ख्याल भी नहीं था कि हम कितनी देर दौड़ेंगे। आप म्यूजिक सुन रहे हैं, बिल्कुल, सुनते सुनते बहुत अच्छा म्यूजिक है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप दौड़ते चले जा रहे हैं। अपनी क्षमता से ज्यादा आप दौड़ गए, आपने ध्यान भी नहीं दिया। बिल्कुल। दूसरी तरफ आपने ये निर्धारित किया आज मुझे 10 किलोमीटर की रन करनी है, और बीच में ही आप थकने लगे, आप म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं। तो कुछ ऐसा था आपके अंदर जो उस गति को या उस दिशा को या कहीं पहुंच के गंतव्य को निर्धारित कर रहा था। बिल्कुल। तो वो आपके अंदर ही शक्ति और सामर्थ्य आपके अंदर थी, आप कहीं बाहर से तो नहीं लाए थे। वही व्यक्ति था जो 1 की बजाय 2 किलोमीटर दौड़ा, और दूसरा व्यक्ति था जो 1 की जगह आधा ही दौड़ा। तो ये आपका विवेक होता है, जिसे आप अलग अलग नाम से,
कोई उसे कुछ और बोल सकता है, कोई आप अपनी सामर्थ्य बोल सकता है, कोई दूसरी प्रेरणा बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि मन को, पहली बात तो अगर आप अनावश्यक भार से मुक्त है। अब देखिए, फिर से मैं उदाहरण पे जाना चाहूंगा बिल्कुल सर। कि आपके पास पंख तो हैं, लेकिन पंखों पे आपने लोहे की जंजीरें बांध दी। अब आप उड़िए, नहीं उड़ पाएंगे। अब आपके पास पंख हैं, लेकिन आप अपने पंखों को खुला छोड़ा हुआ, आप उड़ रहे हैं। तो अनावश्यक भार से अगर मुक्त है मन, तो वो आपको ज्यादा सार्थक बनाएगा, आपके प्रयासों को ज्यादा सार्थक बनाएगा, आपको दूर तक पहुंचाएगा। आप, और ये भार होता किस चीज का है? ये भार होता है दुश्चिंताओं का। ये भार होता है अनावश्यक या अनरियलिस्टिक अपेक्षाओं का। ये भार होता है तरह तरह के प्रेशर्स का, पीयर प्रेशर का, लोग क्या कहेंगे, निंदा का डर, निंदा का भार, या आलोचना का भार। अगर आप इन सब से मुक्त होकर अपने मन को सहज रूप से रहने देंगे, बहने देंगे, तो आप बहुत दूर तक पहुंचेंगे। ब्रिलियंट सर। और सच बात यह है कि सर, ये विचार रुकते नहीं है। हम कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन विचारों पर नियंत्रण होता नहीं है। और अगर ऐसी कोई टेक्निक बन जाए कि आदमी अपने विचारों पर नियंत्रण कर दे, तो फिर तो देखिए, मेडिटेशन, लोग बोलते हैं मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मेरी दृष्टि में यही है कि आप विचारों को आने दें, जाने दें, सहज रूप से आने दें, जाने दें। आप जितना उनसे ज्यादा प्रभावित होंगे, उतना आपकी गति और दिशा बिगड़ेगी। और धीरे धीरे ये अभ्यास से आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने अंदर ज्यादा ऑब्जर्वर या दृष्टा वाला भाव लाते हैं, तब आप चलते फिरते मेडिटेशन कर सकते हैं। तब आपको ये मालूम है कि जो व्यक्ति जवाब दे रहा है, उसका जवाब अगर गलत है, आज मैं अगर आपको जवाब दे रहा हूँ, मेरा जवाब अगर गलत है और उसके कारण आलोचना सहनी पड़ रही है, तो ये मेरा नहीं है। अगर ये है तो मैं भार मुक्त हूँ। बिल्कुल सच बात। अगर मैं हर पल इस बात की चिंता करूं कि पता नहीं आप क्या पूछेंगे, मैं क्या बोलूंगा, उसको लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, तो मेरे शब्दों का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, और अनावश्यक रूप से हम भी भार में ही रहेंगे। स्वाभाविक नहीं निकल पाएगी। भार मुक्त रहकर ही आप सहज सरल रह सकते हैं, और सहज सरल रहकर ही आप आनंदित रह सकते हैं। ब्रिलियंट सर। ये वो मैथ वाला फार्मूला आ गया सर आखिरी में। हाँ, कि भार मुक्त हो तो सरल भी हो, और बहुत अच्छी चीजें की तरफ मूव भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर आप भार मुक्त हो। और जितना भार डालेंगे उतना ही परेशान होते रहेंगे। नहीं, ये भी शुरू में हमने कहा कि थोड़ा तनाव आवश्यक है, लेकिन वो तनाव कितना हो, ये आपको सोचना होगा कि आप डोर तोड़ देना चाहते हैं या आप दूर पहुंचना चाहते हैं। ब्रिलियंट सर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि जब फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आया और जब आपको पता चला कि आप फाइनली सिलेक्शन हो गया और आपकी इतनी रैंक आई, तो उस समय आपके बिल्कुल फर्स्ट जो भाव थे वो क्या थे उस समय, और आपने उसको कैसे सेलिब्रेट किया, उस चीज को मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा ये कि सर, जब आप फर्स्ट टाइम डीएम बने होंगे जहां पर भी, तो डीएम बनने से पहले आपने कुछ सोचा था, प्लान किया था कि मैं ऐसे, जैसे आज के समय में बच्चा अपनी इमेजिनेशन तैयार करता है मूवी देख के कि मैं ऐसे काम करूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा, तो आप जब फर्स्ट टाइम डीएम बने तो आपके मन में क्या चुनौती थी कि मुझे इन चीजों को बहुत अच्छा करना है यहाँ पे? पहला सवाल है आपका कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने क्या अनुभव किया? पहला अनुभव क्या था? तो देखिए, पहले आपके पिछले कुछ प्रश्नों पे जाना चाहूंगा। जब आपने कहा कि असफलता क्या होती है और असफलता से घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, तो जब पहली बार मैंने दिया था एग्जाम, तो प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू दिया। जिंदगी में पहला इंटरव्यू मैंने यूपीएससी में दी, उससे पहले मॉक इंटरव्यू में दी। वो शायद आत्मविश्वास का अतिरेक था, ओवर कॉन्फिडेंस था, जो था। इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक गया। फिर उसके बाद जब दोबारा मेंस लिखा और मेरा सिलेक्शन की डेट आई 25 मई 1999। 25 मई 1999 को, उस समय पहली बार
रिजल्ट जो है नेट पे दिया गया था। अच्छा। तो उस समय कंप्यूटर्स इतने सहज उपलब्ध नहीं होते थे और नेट की एक्सेस भी ऐसी नहीं होती थी कि सबके पास हो। मेरे पास नहीं थी और मेरे किसी मित्र का फ़ोन आया और फ़ोन की लैंडलाइन की घंटी बजी और उसने कहा कि रिजल्ट आ गया है, तुम्हारा नहीं हुआ है। तो ठीक है, मतलब इस तरह का दुष्टा भाव तो उस समय नहीं था, लेकिन फिर भी सतह पर भी कोशिश की कि हम शांत बने रहें। और दूसरा मित्र एक आया हुआ था, दूसरे रूम में बैठे हुए थे हम लोग, हम जाके बात करने लगे। मेरी माँ पीछे पीछे आई, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, चेहरे का भाव भांप लिया। तुरंत ही फोन की घंटी बजती है और नहीं नहीं, रिजल्ट देखा है तुम्हारा है, लेकिन नीचे है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, नीचे है। तो फिर हमने भी देखा, मेरी रैंक 277। अच्छा। 277। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा हुआ था, ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो। मिल गया, ग्रुप ए तो मिला। फिर उसके बाद मार्कशीट आती है और मैं कानपुर में नहीं था उस समय, मैं मुरादाबाद में था, क्योंकि स्टेट पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हुआ था यूपी में, और उसकी ट्रेनिंग करने हम गए थे। मैं कहा था कि मसूरी जाने से पहले 3 महीने की ट्रेनिंग करके आएंगे, बस सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि फिजिकली डिमांडिंग जो ट्रेनिंग होगी वो कर सकते हैं कि नहीं। वहाँ पर तब तो मोबाइल्स होते नहीं थे, तो मेरे फादर का फ़ोन आया कि बेटा तुम्हारी मार्कशीट आ गई है, तुम्हारे बाकी सब में तो बहुत अच्छे नंबर हैं, ये सब्जेक्ट कोड्स कोई है ये वाला, इसके दूसरे पेपर में तुम्हारे 70 नंबर है। इंग्लिश लिटरेचर मेरा सेकंड ऑप्शनल था, उस समय 2 ऑप्शनल होते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के पहले पेपर में मेरे 300 में से 178 थे और दूसरे में से मार्कशीट में 70 थे। मैंने कहा ये होगा नहीं, हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ये नंबर मेरे नहीं है। मतलब ये बार बार एक अंतरात्मा से आवाज आती थी कि ये नंबर मेरे नहीं है। तो बीच में एक दिन की छुट्टी मिली, हम घर गए। एक अंकल है, उनसे पूछा कि क्या होता है, कुछ तरीका है जिससे हम भी पता लगा सके। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ तो पता नहीं। तो फिर हमने एक हाथ से एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। ये भी नहीं पता था कि चिट्ठी किसको लिखनी होती है, और चिट्ठी में क्या लिखना होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चिट्ठी लिखी, सेक्रेटरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सब्जेक्ट अपने हाथ से ही लिखी। वो चिट्ठी आज भी मेरे पास है। अच्छा। ये कहा कि ये मार्कशीट है, इसमें सब में कंसिस्टेंटली मेरे अच्छे नंबर हैं, इसमें इतने हैं, मुझे ये लगता है कि नंबर मेरे नहीं है। These marks are not reflective of either my expectations or my performance. तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं इसकी जांच करा सकूं? और 1 महीने के बाद अखबार में खबर आती है, द यूपीएससी मिस्ट्री डीपन्स। और 1 या 2 सितंबर 1999 को न्यूज़पेपर का रिजल्ट, न्यूज़पेपर में खबर है, वो मेरा दोस्त ले जाके मेरे फादर को देता है। उसमें यह है कि ये नंबर वाकई मेरे नहीं थे। ब्रिलियंट। वो 277 से मेरी रैंक 26 हुई। मेरे नंबर 176 थे उस पेपर में, वो किसी क्लरिकल एरर से किसी और के में चढ़ गए थे। इस बात को 20 साल होने के बाद मैं उस समय के चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ से मिलने गया, जब मेरी दिल्ली में पोस्टिंग। मैंने कहा उस व्यक्ति से मैं मिला नहीं जिसने इतना साहसी कदम उठाया था। और मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, तुम्हारी चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी की मैंने जांच कराई थी। वो वाकई मतलब एक बहुत ही रेयर एक्सेप्शनल गलती थी, जो शायद लास्ट डिजिट कुछ गड़बड़ हो जाने के कारण एक क्लरिकल एरर हुई थी। तुम्हारी कॉपी फिर चेक हुई, वो वाकई तुम्हारे नंबर थे 176 और उसके बाद रिजल्ट बदला गया, तो मेरी रैंक 277 से 26 हुई। अब वो रिजल्ट, वो इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि आपने कहा था रिजल्ट वाले दिन आपका क्या भाव? तो वो भाव मेरा 2 टुकड़ों में था। नहीं, बड़ी मजेदार एक स्टोरी थी, वो लेकिन भाव था कि सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, नहीं। और दूसरा ये है कि एक चमत्कारिक ढंग से, एक डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए उसे या कुछ भी कही, क्योंकि यूपीएससी ने इतिहास में सिर्फ एक ही बार अपना रिजल्ट बदला है। 1999 में जब ये हुआ था तो मेरी रैंक 26 हुई, फिर मुझे सेंट्रल सर्विस की जगह आईएएस मिला,
और बाकी जितने भी इससे पहले के प्रश्न थे वो इस घटना से निकलते हैं कि आईएएस बनने के बाद आपने क्या किया। अब दूसरा प्रश्न है कि आप डीएम बनने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। तो मेरी पहली पोस्टिंग या मेरा पहला जिला, मैं असम में 3 जिलों में मैं जिलाधिकारी रहा, डिब्रूगढ़, नलबारी और गुवाहाटी। गुवाहाटी को कामरूप मेट्रो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के तौर पे। तो डिस्ट्रिक्ट में पहली पोस्टिंग एसडीएम मेरी 4 मार्च 2006 को डिब्रूगढ़ में हुई। और डिब्रूगढ़ असम का एक बहुत ही विशिष्ट और प्रसिद्ध ज़िला है, बिल्कुल, और पुराना ज़िला है, और काफ़ी मतलब उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो वहाँ जाकर ऐसा कोई फिल्म देखकर या कोई सीरियल देखकर कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा तो नहीं सोचा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सहज जैसा मैं हूँ वैसा करूँगा, और इस उद्देश्य से मैंने ये नौकरी करने का इरादा किया था, वही करूँगा, उस उद्देश्य की ही प्राप्ति करूँगा। वो ये है कि इस सेवा के माध्यम से जिन अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अगर किसी के जीवन में कोई सार्थक बदलाव ला सकते हैं या ज़िले को और बेहतर बना सकते हैं, तो वही करने का प्रयास करूँगा, वही करने का प्रयास किया। कितना सफल हुए या असफल हुए इसका निर्णय मैं तो नहीं दे सकता, शायद वहाँ के लोग दे पाएँ। लेकिन यह है कि असम में उन तीनों जगह बहुत सम्मान, बहुत आदर, बहुत स्नेह मिला, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। सर ये कहानी सुन के सच में मजा आ गया और रोंगटे खड़े हो गए इस बात को कि किसी में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है, और वो भी एक डेस्क्रिप्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव हो तो आदमी को ये भी पता रहे कि इतने ठीक थे या इतने गलत थे, डेस्क्रिप्टिव पेपर में बड़ा मुश्किल होता है इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना। और शायद आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी रही होगी और आपकी मेहनत इतनी अच्छी रही होगी तभी इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में तैयार हो पाया कि एक बच्चा जो उस उम्र में रहता है और वो यूपीएससी को लेटर लिख रहा है इस चीज के लिए, तो ये सच में बहुत काबिले तारीफ है। और यूपीएससी के इतिहास में ये एक ही बार हुआ, और जिस आदमी ने किया, हाँ आज हम उनके साथ बैठे हैं तो हम सच में धन्य हो गए इस चीज के लिए। सर मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो 25-26 साल की सर्विस रही, आपने मतलब बहुत सारे तरीके के केसेस देखे होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन आदमी के जीवन में कोई ना कोई एक काम ऐसा रहता है कि जिसको देख के लगता है कि हाँ यार ये काम मैंने सच में मजेदार कर दिया, या इसने मुझे, जो ऐसी चीज रहती है जैसे कहानी आपकी सिलेक्शन वाली हुई, ये ऐसी यूनिक है कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये यूनिक चीज थी। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आज याद भी नहीं होंगे। तो इस 25-26 साल के करियर में कुछ ऐसी चीज हो सर जो आज आप हमें बताना चाहें और हमें शेयर करना चाहें? ऐसा किसी विशेष घटना का उल्लेख तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि घटनाएं इस तरह की बहुत होंगी, और अगर कुछ अच्छा हुआ होगा तो उसमें सिर्फ मेरा श्रेय नहीं होगा, बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे लोगों के प्रयास रहे होंगे। कुछ बुरा हुआ होगा तो निश्चित रूप से एक लीडर होने के रूप में मुझे वो उसकी आलोचना सहनी चाहिए, और उसका जो भी डिस्क्रेडिट है वो भी लेना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि 25-26 वर्षों में ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए जिन्होंने बहुत संतोष दिया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप सीधे तौर पर एक आम आदमी से जुड़े हुए होते हैं, और उसकी बहुत छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे सुझाव, छोटी छोटी मुश्किलें जब आप सुन मात्र लेते हैं तो उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव आता है। मुझे लगता है कि किसी को न्याय दिला देना बहुत संतोष देता है, उस व्यक्ति को भी जो न्याय की चाह रखता है, और उसको भी जो इसका माध्यम बना। समाज में अब ये बहुत युगों युगों से चली आ रही व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर जो ज़्यादा सशक्त है वो कम सशक्त को या तो दबा दे, या उसकी आवाज़ को दबा दे, या उसे उसके जो भी साहस को कुचल दे। तो ऐसे समय में आपकी उपयोगिता या व्यवस्था की उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और ऐसे समय में जब आप उस व्यक्ति के साथ कहीं खड़े होते हैं तो वो आपके जीवन का
या आपके उस लक्ष्य को सार्थक बनाने का क्षण होता है। तो ऐसे क्षण जीवन में बहुत सारे मिले और इस बात का संतोष है कि उस समय मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो पाया या ईश्वर ने मुझे खड़ा किया, ये उसकी कृपा है। और उस बात को याद करके थोड़ा बहुत हर्ष और संतोष होता है। एक हमारे सीनियर थे, वो बोला करते थे कि ये वही कमरा है वेयर वी एंटर्ड एज बॉयज एंड केम आउट एज रिस्पॉन्सिबल मैन। तो ये यूपीएससी की बिल्डिंग में जब आप कदम रखते हैं तब आप इस तरह के भाव से ओतप्रोत होते हैं, तब आपको इस बात का विश्वास भी होता है कि एक ईमानदार व्यवस्था कितनी आवश्यक है देश में, क्योंकि कितने लोगों के सपने उससे जुड़े होते हैं, बिल्कुल, कितने लोगों का विश्वास उस व्यवस्था से जुड़ा होता है। और इसलिए जो है इन संस्थाओं का बहुत महत्व। आप अपनी सेवा के दौरान भी ऐसा ही विश्वास जमाइए उस व्यक्ति के अंदर जो आपको कितनी आशा भरी नजरों से देखता है, जो आपके पास आता है इस उम्मीद से कि आप उसकी समस्या का समाधान ढूंढेंगे और उसका हल उसको दे देंगे। तो अगर आप अपने जिस जिस भी पद पे हों, आप कहीं पर एसडीएम होंगे, आप डीएम होंगे, आप कहीं सचिव बनेंगे, आप किसी उपक्रम के प्रबंध निदेशक बनेंगे, आप म्यूनिसिपल कमिश्नर बनेंगे, या आप पुलिस में जा सकते हैं, या आप दूसरी सेवाओं में जा सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, आप व्यवस्था को और बेहतर बनाएं और रिस्पॉन्सिव बनाएं, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है, जो उससे जुड़ा हुआ है, वो बड़ी आशाएं लेके आ रहा है। और अगर व्यवस्था अच्छी बनी है, अगर संस्था में लोगों का विश्वास है, तो उसको निराश होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए बहुत सारे सिस्टम है, सिस्टम में ग्रे एरियाज हैं, उन ग्रे एरियाज को दूर करना, सिस्टम्स को और सिस्टेमिक बनाना, यही तो प्रशासनिक अधिकारियों को करना होता है। एक व्यक्ति आया, कुछ बदलाव करके चला गया, लेकिन वो संस्थागत बदलाव नहीं है, तो वो चरमरा जाएगा। लेकिन एक पूरी संस्थागत तरीके से उस बात को किया गया है, वो सुधार लाया गया है और वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, तो कोई आए कोई जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने उद्देश्य को पूरा कर पाने में समर्थ हो। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि एक बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है या वो सपना पालता है आईएएस आईपीएस बनने का, तो उसके पास दो उदाहरण होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो सच मायने में देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी आए हैं आप जैसे, जिन्होंने अपने टेन्योर में जहां जहां काम किया वहां बहुत सम्मान की दृष्टि से उनको लोगों ने देखा, समाज ने देखा और उन्होंने सच में बदलाव लाके दिया। लेकिन कुछ बच्चे इसलिए भी तैयारी करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये वो पोस्टें हैं जिसके थ्रू आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स पर आपने न्यूज में सुना ही होगा, अभी हाल फिलहाल में भी ऐसी खबरें आती हैं कि सीबीआई ने रेड डाली, किसी स्टेट पीसीएस अधिकारी के यहीं पे रेड डाली और वहां करोड़ों रुपए मिले। तो बहुत सारे लोग इस परसेप्शन के थ्रू भी आते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? मैं तो यही मान के चलता हूं कि सभी लोग पहले विकल्प को लेकर ही सेवाओं में आना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरी सोच के परे है कि कोई व्यक्ति दूसरे विकल्प को लेकर भी इस सेवा में आने की सोच सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि दोनों तरह के उदाहरण हैं। हम इस एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ अच्छा बुरा दोनों है। तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, और बुराई है इसलिए अच्छाई की सार्थकता है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह भी है, अनुरोध भी है कि आप सही मार्ग और सही लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही इन सेवाओं में आएं, क्योंकि इन सेवाओं के माध्यम से आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको ऐसा हर्ष और ऐसा संतोष देगा जो किसी भी मटेरियल गेन से बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा सार्थक है। तो आप अपना उद्देश्य साफ रखें, अपनी नियत साफ रखें और अपना रास्ता भी साफ रखें। बिल्कुल, हो सकता है कि सीधे सरल रास्ते पे चल के कुछ मुश्किलें कभी कभी आती हुई दिखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है, कोई ऑनेस्ट रहा है तो उसे लंबे समय तक किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, और कोई दूसरे रास्ते पे चला हो तो उसे सुख मिला हो, ऐसे उदाहरण भी मैंने नहीं देखे। तो इसलिए अगर आपको सुख चाहिए, अगर आपको संतोष चाहिए,
आपको शांति चाहिए तो आप ईमानदारी से अपना काम करें और उसी रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे चलने के लिए आप बने हैं। और ये सेवा ने अगर आपको आकर्षित किया है तो उस आकर्षण का आधार सिर्फ सेवा होना चाहिए। परिवार की सेवा या किसी अन्य माध्यम से या गलत ढंग से अर्जित हुआ धन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका इतना अनुभव रहा 25 से 26 सालों का, और ये स्वाभाविक है आपने बहुत सारी मंत्रालयों में काम किया है, बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे काम किया और अभी कर भी रहे हैं, जिन पे बहुत सारा तनाव होता है और एक डिसीजन मेकिंग स्किल होता है। वो बहुत ज़रूरी है इस तनाव के बीच में राइट डिसीजन लेना, क्योंकि आप उस पोजीशन पे होते हैं जहां आपका निर्णय ही सब कुछ डिसाइड करता है आगे के लिए पॉलिसीज को। तो कैसे अपने आप को शांत रख के ठीक डिसीजन लेने में आप अपने आप को तैयार करते थे इतनी सारी सर्कमस्टांसेस के बीच में सर? सच पूछिए तो जब आप बहुत सारी तैयारी करते हैं तब आप गड़बड़ करते हैं। आपको जैसे कि फिर से जो है मैं गीता का उल्लेख करूंगा और कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा कि श्रेयांस स्वधर्मो या आत्मवान भाव अर्जुन, आप जैसे हैं वैसे रहिए। अच्छा। तब आपको किसी तरह के अभिनय करने की आवश्यकता नहीं। नहीं। और जब आपका उद्देश्य आपकी नियत साफ होती है तब आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अब आपको पता है कि आपका ये काम है और निर्णय आपको किसके लिए लेना है। निर्णय जब अपने लिए नहीं लेना है, निर्णय किसी दूसरे के हित में लेना है, तब आपको किसी भी तरह के दबाव या प्रभाव की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही सोचता हूँ। और मैं फिर वही कहूँगा कि मैंने एक कविता में भी लिखा था कि जो सहज सरल वह शंकर है, जो अमीय गरल वह शंकर है, जो हर्ष तोष है शंकर है, और जो मुक्त दोष से शंकर है। जब आप सहज सरल हैं तब आपको दोष की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तब आपको किसी भी भय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो आप सहज रहें, सरल रहें, सरस रहें, यही जीवन का लक्ष्य, यही जीवन का उद्देश्य। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और अभी 25 मई को सर बच्चों का एग्जाम है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो आप अपनी कोई कविता की लाइन या कुछ शब्दों के थ्रू आप उन बच्चों को आखिरी में कुछ कहना चाहें, मोटिवेट करना चाहें कि कैसे वो शांत रह के अपने काम को आगे बढ़ाए, तो प्लीज करें सर। आप लोगों की परीक्षा है 25 को, आप सिविल सेवा की प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और आप में से सभी सफल हों, सभी सफल हों, यही कामना है। लेकिन शायद सभी सफल ना हो, ये सभी सफल नहीं हो सकते, ऐसा भी विधान है। लेकिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आप भय और चिंता से मुक्त होकर अपनी तैयारी करिए, वहाँ जाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने मन को स्वस्थ करते हुए, मन को सुस्थिर करते हुए आप वहाँ पर परीक्षा देंगे तो आप अपना बेहतरीन दे सकेंगे। इस सेवा में जाना क्यों चाहते हैं इसका मैंने पहले भी उल्लेख किया। इस सेवा के माध्यम से, इन सेवाओं के माध्यम से आप उस व्यक्ति के लिए जो आप जैसा है बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में अब जिस पड़ाव में आप हैं, आपने परिवार और समाज में जो जो देखा है, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी परेशानियां, उनसे आप वाकिफ़ हुए हैं। उन सभी परेशानियों और मुसीबतों को आप किसी हद तक कम कर सकते हैं अगर आप उस व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। तो आप उस व्यवस्था का हिस्सा बनने की इच्छा रखें, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें, अपने धर्म को निभाएं, यही अपेक्षा है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी देश की व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। इस व्यवस्था का न केवल हिस्सा बनेंगे बल्कि यश की उपलब्धि भी आपको मिलेगी और आप अपना काम जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। एक कविता का अंश है जिसमें आपके लिए भी शायद इस समय वो प्रासंगिक हो कि हम दौड़ेंगे तो गिरना उठना उठकर चलना होगा ही। हम दौड़ेंगे तो गिरना उठना उठकर चलना होगा ही। हम दौड़ेंगे तो थक कर रुकना रुक कर बढ़ना होगा ही। यूं कैसी भी हो डगर मगर हम चलते ही बस जाएंगे। यूं कैसी भी हो डगर मगर हम चलते ही बस जाएंगे।
इस दिल में आशा जगमग है जो उससे राह बनाएंगे। हम दौड़ेंगे तो आगे होकर बंधन भी कुछ तोड़ेंगे। हम दौड़ेंगे जब रमे हुए तब पथ को भी हम मोड़ेंगे। हम दौड़ेंगे पर नहीं हंसेंगे उस पर पीछे छूटा जो। हम दौड़ेंगे पर नहीं हंसेंगे उस पर पीछे छूटा जो। हम दौड़ेंगे पर नहीं रौंद कर सपना सच से टूटा जो। हम दौड़ेंगे बस लिए मशालें करने को उजियारा जग में। हम दौड़ेंगे बस लिए मशालें करने को उजियारा जग में। दौड़ेंगे हम ऐसे जैसे उत्सव होता हो रग रग में। दौड़ेंगे हम ऐसे जैसे उत्सव होता हो रग रग में। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।